Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss chapter number 1 class 10 science. वन शॉट आपको मैं वन शॉट में वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो कि सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन आज का लेक्चर जो वन शॉट वीडियो होगा, इसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉन्सेप्ट कोई छोड़ा जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाए। ठीक है, तो हम लोग आज वन शॉट, और मैं इसकी प्लेलिस्ट अलग ही बना दूंगा सारे वन शॉट वीडियो की। जैसे आपको मतलब 13 चैप्टर साइंस में है क्लास 10th में, तो 13 के 13 आपको प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी वन शॉट वीडियो की, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला मैं जो है, अच्छा वैसे मैंने एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड भी किया था आप लोगों ने देखा भी उसे, और आपका प्यार मिला, भरपूर प्यार मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और उसको शेयर करिए। वो था आपका कौन सा भाई, याद होगा कौन सा बताया था, एसिड बेस्ड साल्ट का। एसिड बेस्ड साल्ट का मैंने प्रोवाइड किया था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। फिर अब मैं आपको आज देने जा रहा हूँ चैप्टर वन यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और इसको हम पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने पढ़ा है पहले से तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। ओके, चलो नाउ स्टार्ट। तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे बेटा, चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर के नाम है अगर है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म ही हो गया सबको, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और इक्वेशन देखेंगे हम लोग, है ना। तो कैसे सर, केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको भाई फार्मूले जरूर पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी फार्मूला, जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, सोडियम एसीटेट है, तो ये फार्मूले आपको आना चाहिए। और फार्मूले बनाना अगर सीखना है तो मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने फार्मूले बनाना सिखाया है आपको। क्योंकि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है केमिस्ट्री की पूरी चैप्टर 1 की, उसमें मैंने सबसे पहले बेसिक पढ़ाया है, फिर मैंने आपको फार्मूले बनाना सिखाया, उसके बाद मैंने चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हो जा करके। फिलहाल यहाँ पे फार्मूले बनाना, क्योंकि 9th में पूरा कॉन्सेप्ट बताया भी जाता है बच्चों को। अब यहाँ से हम लोग जो है, हम लोग देखेंगे वन शॉट में। तो देखते हैं सबसे पहले भाई, पहले अगर बात करें बेटा, तो यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन तब होगी ना जब कोई दो केमिकल उठा करके मिक्स कर दो तो कुछ नया बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, it is a process in which one or more than one new substance are formed, that is called, क्या कहेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। देखो कैसे सर, एग्जाम्पल दीजिए। देखो बेटा, जैसे मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एक्टिविटी भी है आपकी चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम का रिबन ले लो, एक रिबन मतलब फीता ले लो, और उसको क्या करो, जला दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बेटा, व्हाइट पाउडर निकलता है। ठीक है, और कैसी फ्लेम होती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनती है इसमें, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखो बेटा, अगर तो ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन दोनों जब मिले हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो क्या हुआ, कुछ नया बना। बिल्कुल, जब कुछ नया बनता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। अभी हम बता भी देंगे आपको कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज में क्या जो है डिफरेंस होता है, केमिकल और फिजिकल। आपने सीखा भी होगा पहले थोड़ा बहुत, तो देखते हैं यहाँ पे। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, सब सीख लोगे। तो ये है मैग्नीशियम, अगर इसको जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बनेगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक होता है। आप लिटमस पेपर से चेक भी कर सकते हो इसको, क्योंकि बेस अगर होता है तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट, यानी कि ब्लू कलर में चेंज कर देता है ना। तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा। तो अब केमिकल रिएक्शन समझ गए क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। तो या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसे हम कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बाद जो है पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल और भी दे रखा है इन्होंने, देख लो भाई। जैसे एक एग्जाम्पल दिया बेटा, जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो जिंक सल्फेट बनेगा बेटा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों, यहाँ पे देखो दो सब्सटेंस लिए गए, जब मिलाए गए तो दो नए सब्सटेंस बन गए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो जिंक के ग्रेन्यूल होते हैं बेटा, और ये डाइल्यूट H2O4 यहाँ लिया जाता है। ठीक है, ये भी एक्टिविटी है जो आपने किया होगा, शायद नहीं किया है तो एनसीईआरटी में मैंने एक्टिविटी का वीडियो पूरा प्रोवाइड किया है। सारी एक्टिविटी, सारे उसके क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन एक्टिविटी में आते हैं वो भी मैंने वीडियो डाल रखा, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन।
दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है बेटा रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट्स। आपको पता होगा पहले से कि रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो नया बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। जो पार्टिसिपेट होते हैं रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट, और जो नया बनता है वो प्रोडक्ट। क्योंकि रिएक्टेंट के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बनेगा क्या, नहीं भाई। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो देखते हैं। अब मान लो तुम्हें कार बनानी है, और कार बनाना है, पहिया है नहीं, व्हील है नहीं, तो कार कहाँ दौड़ा दोगे भाई, व्हील भी तो चाहिए, तो रिएक्टेंट होना चाहिए। डन। चलो देखो, तो रिएक्टेंट की बात करें। रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। जैसे यहां देखो, प्रोडक्ट की डिफिनेशन भी देख लो, इट इज अ न्यू सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। जो नया बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं ये क्या, इधर वाले लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट, और ये जो नया बना इसे क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट। तो आपको पता ही होगा। जो कंबाइन होते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, और जो आप इधर राइट साइड में मिलेगा वो प्रोडक्ट होता है ना। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। प्रोडक्ट वो होते हैं जो नए बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं। डन। अगला फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा, इसमें शेप बदलता, साइज बदल जाएगा। जैसे कागज है, कागज को फाड़ दो तो कागज ही रहेगा, लेकिन कागज को जला दोगे तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। फिजिकल चेंज मतलब शेप साइज बदल सकते हो, केमिकल चेंज में कुछ नया ही बन जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास है, देख सकते हो आप। जैसे इट इज अ टेम्परेरी चेंज, कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय का मतलब कागज है तो आप इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, सब मोड़ मोड़ के कुछ छोटा सा बना दो। बड़े कागज को आपने छोटा बना दिया तो साइज बदल दिया, शेप बदल दिया, लेकिन है वो क्या, कागज ही है। फिर से उसको खोल दो, फिर बड़ा हो जाएगा। तो टेम्परेरी चेंज होता है, कुछ समय के लिए। अब फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे शेप साइज में अफेक्ट डालते हैं। केमिकल चेंज देखो बेटा, इट इज अ परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज होता है, एक बार जल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस इंक्लूडिंग द कंपोनेंट। इसमें फिजिकल चेंज भी देखने को मिलता है और केमिकल चेंज भी देखने को मिलता है। जैसे मतलब कोई कागज है, जला दिया तो कागज का शेप भी बदल गया, फिजिकल चेंज, और जल के कुछ नया बन गया, राख बन गई, तो क्या होगा, केमिकल चेंज। ओके, तो दोनों चेंज देखने मिलते हैं, फिजिकली भी और केमिकली भी। अगला देखते हैं बेटा, अगर हम बात करें, ये समझ में आया सबको, फिजिकल केमिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल देख लो फटाफट, देखो बेटा एग्जाम्पल ये बेटा कि जैसे मतलब कंबसन, कोई चीज जलाना, अगर किसी चीज को जला रहे हो तो वो केमिकल चेंज होगा। चाहे लकड़ी जला रहे हो, चाहे कोयला जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो तो वो केमिकल चेंज। रॉटिंग, कोई चीज सड़ जाती है तो दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार सड़ गई तो बेकार गई, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। अगला रस्टिंग बेटा, रस्ट लगना होता है जंग लगना। रस्ट का फार्मूला भी होता है Fe2O3.X2, ये रस्ट का फार्मूला है। यक्स यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और फेरिक ऑक्साइड है। मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे इसको। देखो बेटा, तो डाइजेशन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है तो कुछ नया बनता है, एनर्जी मिलती है उससे बाद में हमको, है ना। तो डाइजेशन भी कैसी प्रोसेस होगी बेटा, केमिकल चेंज। लेकिन आइस अगर मेल्ट हो गई तो क्या होगा, पानी मिलेगा, फिर से चाहो तो आइस बना सकते हो, उसको क्या कर, फ्रिज करके, है ना। श्रेडिंग, श्रेडिंग मतलब होता है किसी में होल करना, यानी होल कर दिया, जैसे कागज में होल कर दिया तो कागज के अलावा कुछ और थोड़े कागज ही रहेगा, तो ये फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग, वाटर को बॉयल कर दो, फिर कंडेंस कर लो, फिर पानी मिल जाएगा, तो ये भी कैसा बेटा, फिजिकल चेंज। चॉपिंग, मतलब टमाटर को काट दो या आलू को काट दो या किसको काट दोगे तो आलू के टमाटर थोड़े हो जाएंगे, टमाटर के आलू थोड़े बन जाएंगे। टमाटर को काटोगे तो टमाटर, पोटैटो को काटोगे पोटैटो, तो कुछ नया नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। हाँ ये देखो, इसमें आपको ध्यान देना बेटा, देखो अगर कैंडल बर्न कर रही है तो केमिकल चेंज, और मेल्ट हो रही है तो फिजिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि बर्न करेगी तो CO2 गैस वगैरह बनेंगी, है ना, तो कुछ नया बनेगा, तो ये केमिकल चेंज। मेल्ट होगी तो वैक्स है, वैक्स ही रहेगा, तो फिजिकल चेंज। समझे नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है, मेल्टिंग पूछ रहा है कि कंबसन यानी कि जो है जल रहा है, बर्निंग पूछ रहा है। अगर बर्निंग पूछ रहा है तो केमिकल, मेल्टिंग पूछ रहा है तो समझ गए होगे, मेल्टिंग में फिजिकल। डन। अगला देख तो भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जनरली जो कैरेक्टर होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो 5 होते हैं। सारी केमिकल रिएक्शन सारे नहीं शो करते, लेकिन जनरली आपको देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन में, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये 5 चीजें हैं जो आपको देखने मिलती हैं। ठीक है, कब देखने मिलती है बेटा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये 5 में से कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिलेगी।
पहला दिखाने जा रहा हूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आपने देखा होगा कुछ रिएक्शनें होती है जिसमें गैस इवॉल्व होती है, जैसे जिंक है, मान लो क्या है बेटा, जिंक। तो जिंक के ग्रेन्यूल जो होते हैं, जिंक के टुकड़े, अगर उनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें हम, तो क्या होगा, देखो जिंक को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते बेटा H2SO4 में, तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऐसे एरो बना देते हैं। यानी कि ये जिंक जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के बबल बनते हैं। इसको हम टेस्ट भी करते हैं, अगर मैं बर्निंग कैंडल लेके जाऊं तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, पॉप साउंड देती है, पट्ट सी आवाज आएगी, फिर बुझ जाएगी, फिर जलाओगे फिर बुझ जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे गैस संपर्क में आती जाएगी, पॉप साउंड बोलते हैं, पॉपिंग साउंड आएगी, ठीक है। हाँ, अगर कंसंट्रेटेड H2O4 ले लोगे तो बदल जाएगा, तो हाइड्रोजन नहीं बनती बेटा, तो बनती है SO2 गैस और वाटर बनता है, अगर कंसंट्रेटेड लोगे तो। बाकी आप यही रिएक्शन दिए हैं, आप देख सकते हो, जिंक की रिएक्शन H2O4 से कराओगे तो वही बनेगा हाइड्रोजन गैस। अगर सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन HCl से कराओगे तो यहाँ पर SO2 गैस निकलती है। अगर सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन HCl से कराओगे तो कौन सी गैस बनेगी बेटा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, समझे नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये भी किसका है, सारे एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस के, चेक कर लो आप। सारे एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस के, याद हो गए। अगला आ जाओ कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है बेटा इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मैंने ऐसा पार्ट जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है। जो पार्ट ना घुले नीचे बैठ जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर बेरियम क्लोराइड से करा दूं, सोडियम सल्फेट, ये फार्मूला है बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का। अगर सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दोगे तो बेटा ये Na जाएगा Cl के साथ, नमक बना लेगा और ये बनाएगा BaSO4, तो BaSO4 बनेगा 2NaCl, व्हाइट PPT बनता, कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन आप करके देख लेना लैब में। अगर लेड नाइट्रेट में, ये व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला दो तो PbI2 बनेगा, क्योंकि I जाएगा Pb के साथ, पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, है ना। I इसलिए जाएगा क्योंकि I पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आयोडीन पे निगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव ही बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसा कलर बनेगा, LOPPT, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा PbI2। LOPPT किसका होता है बेटा, लेड आयोडाइड का, किसका, लेड आयोडाइड का। Pb एक सिंबल है लेड का बेटा, ठीक है, लेड वही शीशा, लेड का मतलब शीशा, है ना। चलो अगला आ जाओ, तीसरा दिया है, क्या दिया भाई, तीसरा दिया बेटा अगर चेंज इन कलर, तो केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं सिट्रिक एसिड, लेमन में होता बेटा, लेमन ऑरेंज, अगर उसको केमनोफोर में डाल दो तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा, आप करके देखना लैब में। पिंक कलर का होता है बेटा केमनोफोर, उसमें लेमन डाल दोगे अगर, जो लेमन का रस, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड डालोगे तो कलर वो डिसअपियर, गायब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर K2Cr2O7 में SO2 गैस पास करा दो तो ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। ऑरेंज रेडिश होता है, SO2 गैस पास करो तो ग्रीन कलर हो जाएगा। तो कलर भी चेंज होता है, यानी रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज होता है। अगला क्या है बेटा, चौथा देखो इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल, रिएक्शन होती है बेटा, टेम्परेचर बढ़ सकता है घट सकता है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, बुझा बिना बुझा चूना, चूना जो मार्केट से खरीद के लाते हो उसका फार्मूला बेटा क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। अगर वाटर मिला दे इसमें बेटा तो ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा तो जब चूने में पानी डालते हो तो बहुत तेजी बबल बनते हैं, बकेट टच करो तो बहुत हीट हो जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। हाथ मत डाल देना है, जल जाओगे, स्टिक से उसको सेक किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लाइम कहते हैं। एक दूसरा नाम है बेटा लाइम वाटर, क्या नाम है, मेरे साथ बोलो, लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो स्लैग लाइम और क्विक लाइम अलग अलग है। स्लैग लाइम होता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, और क्विक लाइम होता है CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, याद रखना, अभी आगे हम बताएंगे। फिलहाल अगला आ जाओ, अगला है बेटा चेंज इन स्टेट। तो देखो रिएक्शन के दौरान स्टेट भी बदलता है। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो ये गैस है, G लिखा हो तो गैस, अगर G लिखा हो तो गैस, L लिखा हो तो लिक्विड, S लिखा हो तो सॉलिड, एक्वस, AQ लिखा हो तो एक्वस। एक्वस का मतलब इसे पानी में घोला गया है, और लिक्विड का मतलब पानी के अलावा मतलब किसी और में घोल सकते हो, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में, किसी में भी घोल सकते हो, उसे लिक्विड कहते हैं। किसी में मतलब लिक्विड होना चाहिए पानी के अलावा, और पानी में केवल अगर घोला तो एक्वस। ओके, तो देखो बेटा यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड है, देखो
गैस यहाँ पर O2 है, और लेकिन जब मिले गैस और ये सब तो क्या बना लिया, सॉलिड बना लिया। तो यहाँ पर स्टेट बदल गई है ना, तो रिएक्टेंट में कुछ और, प्रोडक्ट में कुछ और हो गई, तो स्टेट भी बदलती है। तो ये 5 जो थे ये कैरेक्टर है बेटा, पांचों याद रखना, पांचों के आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। ओके, अब आते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखो बेटा केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो लिखा है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल विद फार्मूला नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे पहले मैग्नीशियम पूरा लिखता था मैं, अब Mg लिख दिया सिंबल। पहले ऑक्सीजन लिखता था, अब O2 लिख दिया, बना क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग इसीलिए इसको पढ़ते हैं। डन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आ जाओ, अब बेटा बैलेंसिंग क्या होता है बेटा, बैलेंसिंग क्या मतलब जो है केमिकल रिएक्शन जो होती है, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम लोग पहचान लेते हैं। तो इधर वाले जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो नया बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। ये तो पता है ना, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब तक कंबाइन नहीं होंगे प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। तो क्वेश्चन हमारा ये है सर कि अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, आइटम रिएक्टेंट साइड में जितने आइटम है उतने ही प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग के बेटा 2 मेथड होते हैं तो कई सारे। एक हम बताएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, और एक PQRS मान करके लगा देंगे, आप आसानी से कर लोगे। मैंने वैसे डिटेल में भी पढ़ाया मैंने, आप लेक्चर में जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो चेक करते हैं एलिमेंट कौन कौन रिएक्टेंट में। देखो बेटा आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयरन और क्या लिखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। चलो तो पहले हम लिख लिया जो है मेटल हो गया, और फिर क्या नाम है, नॉन मेटल तो है नहीं यहाँ पर, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। डन। तो ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर देना, हिट एंड ट्रायल इसी से जो है लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब हिट करो ट्राई करो, सीधे सीधे सॉल्व करना बस। देखो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में ये नहीं कहा जाएगा कि इस मेथड से सॉल्व करिए, मेथड कोई भी हो, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए बस, समझे नहीं। चलो तो आयरन देखो बेटा यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ कितना आयरन है 1, तो रिएक्टर में लिखेंगे 1। ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट में कितना 1, तो यहाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लिख लो बेटा 1। हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ लिख दो 2, ठीक है। नंबर लिखना बस, नंबर लिखना नंबर। अब यहाँ जो आयरन यहाँ देखो बेटा कितना है 3, देखो इसका मतलब होता है 3, तो यहाँ 3 हो गए प्रोडक्ट में। और ऑक्सीजन बेटा कितने 4, हाइड्रोजन कितने 2, तो देखो यहाँ पे नंबर बराबर है नहीं, यहाँ पे 3 कम है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों बेटा, यहाँ 4 यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दे बताओ, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ 4 लिख दो बेटा। अब देखो 4 ऑक्सीजन इन 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ही हैं, तो क्या करो अब 4 से दिखाना तो पड़ेगा ही, है ना। 4 2 8 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ भी 2 4 8। अब इधर भी देखो बेटा इधर 2 ही है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो। क्यों, तो क्या करना पहले देखो 3 आयरन, ओके। फिर क्या है बेटा 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन देखो 4 2 8। फिर क्या है बेटा 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे और दिखाते हैं थोड़ा, चलो समझ गए। तो हम सीधे सीधे हिट करेंगे, ट्राई करेंगे, है ना बेटा। तो सीधे हम जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे और दिखाते हैं, देखो बेटा ये रिएक्शन है जो अपने आप बैलेंस करना है, तुमको एक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो सबसे पहले बैलेंस करना बेटा मेटल, एक बार अगेन, सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, बस यही मेथड है। बहुत अजीब है, देखो इधर इसमें चेक करो, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल सीधे चेक करो। नॉन मेटल कौन सा है, कौन सा, नाइट्रोजन। यहाँ 2 बेटा नाइट्रोजन है, यहाँ कितना है 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हो गए 2 3 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 बैलेंस हो गई। 3 2 6 और 2 3 6 बैलेंस हो गई। अब ये सारी रिएक्शन बैलेंस कर लो, अपने आप कर लोगे, ठीक है। जैसे और भी दी है, देखो तो तरीका और बता देखो। तो देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल का तरीका देख लो बेटा। फर्स्ट बैलेंस मेटल देन नॉन मेटल, पहले मेटल बैलेंस करेंगे उसके बाद नॉन मेटल, ओके। फिर आफ्टर बैलेंसिंग नॉन मेटल अगेन चेक मेटल, जब बैलेंस हो जाए तब मेटल को चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। आफ्टर बैलेंसिंग मेटल एंड नॉन मेटल बैलेंस द ऑक्सीजन, जब मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। एंड आफ्टर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। तो पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। डन। देखो ये सारे मेटल याद रखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक, बेरियम, मैग्नीज, ये सब मेटल है बेटा।
नॉन मेटल चेक कर लो बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी आता है, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, तो पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ये तरीका है, आप इससे कर सकते हो फटाफट। देखो इधर, जैसे एक मैं और कर दे रहा हूँ, ये देखो, ये सारी रिएक्शन अपने आप करना, कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे बेटा। ठीक है, बहुत ईजी है ये सब। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले मेटल देखो बेटा, मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ कितने हैं 3, देखो 3 लिखा है, इसका मतलब 3 होता है। ठीक है, यहाँ 3 मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 3 यहाँ 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। बोलो किसी कंफ्यूजन, 3 मैग्नीशियम है, यहाँ 1 मैग्नीशियम है। अब आ जाओ नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ नाइट्रोजन है बेटा, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, कितना देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, ये 2 हो गया बेटा। उसके बाद क्या करते हैं बैलेंस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन हो गया बेटा, देखो ये हैं तो 2, होल ट्वाइस का मतलब 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन देखो ज़्यादा हो गए, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 12 हो गए, तो यहाँ भी चेक करो, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन तो यहाँ है, और यहाँ देखो 2 3 जा 6, तो बराबर हो गए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, 12 इधर भी हो गए। अब आप चेक सकते हो, बराबर हो गए, चेक कर लो, 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हो गया, बस। ऐसे सारी रिएक्शन आप कर सकते हो, कर लोगे। जैसे ये है, मान लो एल्यूमिनियम, देखो सबसे पहले मेटल, मेटल कौन, एल्यूमिनियम, यहाँ 4 है, यहाँ बेटा एल्यूमिनियम कितना है 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो सीधे सीधे। फिर आ जाओ नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब कार्बन, तो कार्बन यहाँ 3 है बेटा, तो यहाँ 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 1 ही तो था। अब आ जाओ ऑक्सीजन, देखो मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे देखो, यहाँ 3 थे लेकिन 4 थे, 12 हो गया बेटा, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करा दो, ये समझ रहे हो, 4 3 जा हो जाएगा बेटा, 4 3 जा 12, यहाँ पर हाइड्रोजन है, 12 यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब देखो हाइड्रोजन चेक करो, 12 2 24, यानी 12 2 24 है, तो यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 तो यहाँ हाइड्रोजन है, और 4 थे 12, 12 यहाँ है, तो 12 + 12 कितना हो गया, 24 हो गया। समझ गए, मतलब जितने रिएक्टेंट में आइटम होंगे टोटल, उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। नंबर ऑफ आइटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम प्रोडक्ट साइड। समझ गए, बाकी रिएक्शन अपने आप करो भाई, कर लोगे, ये सब रिएक्शन कर सकते हो आप, इजी हैं ये सारी रिएक्शन करो इसी मेथड से। अगला सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड आपको याद हो तो बेटा PQRS मेथड है। इसमें क्या है, बहुत इजी ये भी मेथड है, आप चाहे हिट एंड ट्रायल से कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से कर सकते हो। दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने ड्रिल में दे भी रखा पहले से, तो यहाँ पे देखो आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। यहाँ करना क्या है, देखो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जहाँ नहीं लिखा होता इसे स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे कहीं भी ये स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो लिखा भी होगा वही है, वो भी अगर 2 लिखा 3 लिखा कुछ भी लिखा हो वो स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं जब आगे लिखा होता है यहाँ पे, है ना। तो यही हमें निकालना, अगर यही निकाल ले तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो मान लेंगे यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा P, यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ लिखेंगे R, यहाँ लिखेंगे S। ये हमने मान लिया है, आप चाहो तो ABCD मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। तो करना क्या है, देखो अब बहुत बराबर रखना बस। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, पहले मेटल चेक करता हूँ। मैग्नीशियम देखो 3 है, तो 3 × P, भाई यहाँ पे नंबर होता तो मल्टीप्लाई P है, तो P से मल्टीप्लाई तो 3P हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड में 3P हो गया मैग्नीशियम। इधर आ जाओ, इधर मैग्नीशियम अकेला है तो 3P होगा R के बराबर, ओके। अब आ जाओ, यहाँ 2 है तो 2P हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2P। तो 2P किसके बराबर हो जाएगा बताओगे, 2P। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ देखो बेटा यहाँ एक ही नाइट्रोजन है, तो 2P बराबर हो जाएगा R के, R नहीं सॉरी PQRS, यहाँ पर S होगा बेटा, है ना, S होगा। तो ये यहाँ लिख दे, R ना लिखना S, ठीक है, PQRS, ठीक, अब सही है। तो 2P बराबर S हो जाएगा। अब आ जाओ मैग्नीशियम होगा, नाइट्रोजन हो। अब आ जाओ यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 है तो 2Q लिख दो, 2Q बराबर, अब इधर हाइड्रोजन चेक करो बेटा, होल ट्वाइस का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो 2R हो जाएगा, प्लस इधर भी तो हाइड्रोजन है 3, तो 3S, तो ये हो जाएगा। भाई टोटल हाइड्रोजन काउंट करना बेटा, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2R, यहाँ 3 है तो 3S, डन, सिंपल है भाई, कर लोगे। अगला क्या हो जाए, ऑक्सीजन देखो बेटा 1 है तो लिखेंगे Q, Q बराबर, इधर ऑक्सीजन चेक करो भाई 2R हो जाएगा, डन। इतनी इक्वेशन बना लेना, बहुत सिंपल है, बना लोगे, देख लो एक बार अगेन। 3 मैग्नीशियम थे तो 3P बराबर, इधर प्रोडक्ट में कितने थे, एक ही मैग्नीशियम था तो R के बराबर आ गया। फिर 2P हो गए, नाइट्रोजन 2 है ना तो 2P हो जाएगा, बराबर किसके होगा, यहाँ नाइट्रोजन कितने बेटा 1 है तो S के बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2Q,
अब हाइड्रोजन देखो यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो 2 यहाँ है तो लिखेंगे 2R, क्योंकि 2 × R, और यहाँ 3 है तो 3S हो जाएगा, तो 2R + 3S है ना। फिर Q बराबर हो जाएगा 2R, क्यों ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 1 है तो Q लिखेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2R के बराबर हो गया। इतना समझ गए? बताओ, जब इक्वेशन बन जाए तो आप किसी को भी 1 मान लो, किसी को, आपकी जिसकी मर्जी हो, लेकिन ऐसा मानो कि जिससे तुरंत आंसर आ जाए। तो कैसे? अगर मैं P की वैल्यू मान लूँ, अगर P बराबर 1 ले लूँ तो सिंपल है, देखो P की वैल्यू 1 ले लोगे तो R की वैल्यू 3 आ जाएगी। R कितना आ जाएगा बेटा? 3। P कितना आ गया? 1। अब और क्या निकालना है बताओ भैया, फटाफट बताओ। अगला P आ गया, R आ गया, S निकाल लो। P की वैल्यू 1 रख दो तो S कितना आ जाएगा? 2, तो S की वैल्यू हो जाएगा 2। समझ रहे हो नहीं भैया? P अगर 1 ले लोगे तो 2 × 2 तो S की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा? P आ गया, Q बचा, Q, तो Q बराबर निकाल लो भाई, हैं? क्यों देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो, और यहाँ भी Q है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं से निकालो आंसर सेम आएगा। चेक कर लो, देखो Q बराबर लिखा 2R, तो 2 × R की वैल्यू यहाँ निकाल जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा? 6, यानी Q की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक बेटा, यहाँ भी रखो तब भी वही आएगा। R की वैल्यू रख लेना यहाँ पे, 3 × 2 = 6, यस कितना है? 3 × 6 6 6 12, और डिवाइड, हाँ तभी 6 आ जाएगा। कहीं भी रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, Q की वैल्यू आ जाएगी। चलो, तो यही वैल्यू पुट कर दो, तो P की जगह पे 1 रख दो, R की जगह पे 3 रख देना, R की जगह पे 3 यहाँ, और ये क्या? Q की वैल्यू 6 रख देना यहाँ पे 6, और यस की वैल्यू 2 रखना है बेटा, है ना। तो न ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। अब बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हो आप, देखो Mg3N2 + 6H2O एरो क्या हो जाएगा? 3MgOH का होल ट्वाइस, और इधर हो जाएगा 2NH3, बस बैलेंस हो गई। ठीक है, यही नंबर आगे जहां जहां P Q R S माना है वहीं पे नंबर रख दो, बस बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो सारी रिएक्शन, बहुत इजी है मेथड, इससे भी आप बैलेंसिंग कर सकते हो। समझ गए नहीं? क्या मानना है इसको? P Q R S। अब जितनी रिएक्शन ये हैं ये सारी आप बैलेंस कर डालो P Q R S से, चाहे जिससे करो बेटा, बैलेंस आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया भी, ये सारी रिएक्शन आपको करना है P Q R S मेथड से। कर लोगे? बताओ भाई, एक और बता दे, बताओ तो बता दे, बताओ तो कब बता दें बेटा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ, ये सब कर सकते हो। इसमें भी ऐसे देखो बता दे रहा हूँ, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, लोग इसको P मान लेना, इसको Q मान लेना, इसको R मान लेना, इसको S मान लेना, बस समझे नहीं? अब बनाओ। एल्यूमिनियम 4 है बेटा, तो लिखेंगे आज 4P बराबर, इधर एल्यूमिनियम बताओ, इधर एक ही है तो लिखेंगे S के बराबर, 3 कार्बन है तो 3P, इधर कार्बन बताओ बेटा, एक कार्बन ये है, एक ही है तो R के बराबर हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन इधर 2 हैं तो लिखेंगे 2Q, इधर हाइड्रोजन बेटा 4 तो ये है तो लिखेंगे 4R, और इधर बेटा कितने हैं? 3 है तो +3S। ठीक, देखो होल थ्राइस का मतलब 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है। अब क्या बचा? ऑक्सीजन यहाँ अकेला है तो लिखेंगे Q, एक है ना तो 1 से मल्टीप्लाई तो वही Q ही रहेगा, तो Q बराबर, इधर ऑक्सीजन चेक करो बेटा 3 है यहाँ पे तो लिखेंगे 3S। बस इक्वेशन बन गई। लो बताओ, किसी को इक्वेशन बनाने में दिक्कत? बोलो भाई, अगर इक्वेशन बन गई तो किसी की वैल्यू 1 ले लो, किसी का मतलब P ले लो सीधे पर, अगर P 1 ले लोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 4, फिर R की भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि P 1 है तो R की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो P आ गया, क्या Q बचा, तो Q यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से सेम ही आएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3, S की वैल्यू कितनी है? 4, 4 3 12, लो आ गया Q, तो P Q R S सारी वैल्यू आ गई, रख दो यहाँ जहाँ माना है, बस बैलेंस हो जाएगी। चेक कर लो, आप बोलो, कुछ नहीं करना बेटा, बहुत इजी मेथड है, आसान से कर सकते हो। चलो करना फिलहाल, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। चलो अगला आ जाओ। तो ये तो कहानी हो गई। अब क्वेश्चन आ गया, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू वी नीड द बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बेटा एक लॉ पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने आपको 9th में पढ़ाया था कि जितना एटॉमिक मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही किसका होगा? प्रोडक्ट का। टोटल एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर तभी होगा जब रिएक्शन बैलेंस होंगी, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो एटॉमिक मास बराबर नहीं आएगा, तो इनका लॉ क्या हो जाएगा? फ्लॉप। इसलिए हमें जो है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है, समझे नहीं? लिखा भी यही है, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मैटर से दैट द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जितना मैटर रिएक्टिव साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में। केमिकल रिएक्शन की बात चल रही बेटा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। सो द
टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जितने एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे उनका मास बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट के। आप चेक भी कर लो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है बेटा, इंटू 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, एक 2 है तो 32 हो जाएगा, है ना। तो 24 दूना 48 प्लस 32, यह आ जाएगा 80। 80 आ गया रिएक्टेंट साइड में टोटल मास। प्रोडक्ट का चेक कर लो बेटा, 2 इंटू मैग्नीशियम का कितना होता है 24, है ना, तो 2 इंटू 24 हो जाएगा मैग्नीशियम का, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, तो वही आ गया देखो 48 प्लस 32, वही भी आ गया, फिर से 80 आ जाएगा, है ना। अगर ये बैलेंस ना होती, ये बैलेंस है, इसमें चेक कर लो, चाहे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो ये एटॉमिक मास बराबर नहीं होंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लॉप हो जाएगा, है ना, इसीलिए बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता भी यहां से देखते हैं हम लोग भाई। देखो ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कौन कौन सी पढ़ना हमको बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है पहले, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इतनी रिएक्शन हमको पढ़ना है। बात ही एक और रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, कौन से, रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो टेम्परेचर वाली हो गई, इंडो और एक्सोथर्मिक, है ना। सबसे पहले एक एक पढ़ते हैं भाई, बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। देख लो मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, पहचानने कोई बताओ इसमें कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट है कि डबल। देखो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट सिंगल होगा। अगर एक प्रोडक्ट दिख रहा है, एक प्रोडक्ट का मतलब ऐसे देखो, यहाँ पे सब में देखो, जितने एग्जाम पे सब में देखो, देखो एक प्रोडक्ट है सिंगल, इसमें भी सिंगल सिंगल सिंगल। अगर एक एक प्रोडक्ट बनना सिंगल कंपाउंड, तो समझ जाना वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। कह रहे हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 मिलकर बनाएंगे MgO, CO ये भी बताया था, क्विक लाइम में वाटर डाल दो तो स्लैक लाइम बन जाएगा, ये भी सिंगल प्रोडक्ट है। Na प्लस Cl2 NaCl, H2 प्लस O2 H2O, या C प्लस O2 CO2, ये सभी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बेटा हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो एक बात दिमाग में बैठा लेना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, क्या सा, एक अकेला प्रोडक्ट सिंगल। अगला आ जाओ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन आता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा होती है। उल्टा का मतलब होता है एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक लिख के आता है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो देखते हैं, थोड़ा पानी पी ले भाई। चलो देखो बेटा, तो द डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डीकंपोज, टूट जाना। जैसे मान लो एक सब्सटेंस है और वो टूट करके अगर एक से अधिक सब्सटेंस बना ले तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन, लिखा भी है। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब अगर ये ऐसा होता है जिसमें कंपाउंड जो है एक या एक से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दे बेटा तो CaO बनता है, क्विक लाइम, और CO2 गैस बनती है। ये याद रखना बेटा। ये देखो, दिस रिएक्शन इज एन एंटागोनिस्टिक रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कहते हैं क्यों होती है तो आप बता सकते हो, क्योंकि उसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना देता है ना, सिंगल। तो इसको हम डीकंपोजिशन 3 टाइप की होती है बेटा। कौन कौन, एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, और एक होती है फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल है, अगर थर्मो डीकंपोजिशन होगी बेटा, नाम से पता है थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय द टेम्परेचर। अगर डीकंपोजिशन टेम्परेचर के द्वारा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बेटा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर डीकंपोजिशन सनलाइट के इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर डीकंपोजिशन सनलाइट के द्वारा होगा उसे कहेंगे फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप,
थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखो लिखा भी व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी हीट के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर, ये सिंबल होता है हीट का, ट्रायंगल जो होता है हीट का होता है, तो बनेगा बेटा CaO प्लस CO2 गैस बनेगी। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ठीक है। अगर सोडियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगी, तो इसमें भी CO2 बन रही है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके बेटा बताओ? थर्मल डीकंपोजिशन के हैं। किसके हैं? ये दोनों एग्जाम्पल किसके भाई? थर्मल डीकंपोजिशन के हैं। डन। चलो अगला देखो भाई, थर्मल डीकंपोजिशन। ये देखो, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करोगे, किसको? पोटेशियम क्लोरेट को, तो बनता है बेटा KCl और O2, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर फेरस सल्फेट को हीट करोगे बेटा, तो फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो बनेगा Fe2O3, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस बनेगी और SO3 गैस बनेगी। समझे नहीं? ये व्हाइट कलर का, व्हाइट इसका कलर होता है, फिलहाल ये ब्राउन हो जाता है Fe2O3, क्योंकि इसलिए क्योंकि देखो अगर फेरस सल्फेट में वाटर के मॉलिक्यूल होते, जैसे मान लो अगर FeSO4.7H2, तो पहले हीट करते तो वाटर निकल जाते हैं, फिर और हीट करोगे जब, तब क्या होगा? ये कलर चेंज कर देगा, पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर ये कलर बदल जाता है। ठीक है, ये व्हाइट हो जाएगा, फिर और हीट करोगे तो ब्राउन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। अगला, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन आई है, इंपॉर्टेंट है। इसमें लेड नाइट्रेट को हीट करोगे अगर, तो NO2 बनता है, इसमें ब्राउन फ्यूम बनते हैं। पूछा था ब्राउन फ्यूम किसके बनते हैं? तो NO2 गैस के बनते हैं। किसके? NO2 गैस के। ओके, अगला आ जाओ। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट, तीनों याद कर लो भाई। ठीक है, इनको याद जरूरी करना है। अगला रिएक्शन है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, तो वही लिखा भी है। देखो, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो देखो, वाटर में अगर करंट पास करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और O2। ये एक्टिविटी में भी है बेटा, हमने एक्टिविटी पढ़ाई, आप एक्टिविटी जरूर देखिए सब लोग, क्योंकि एक्टिविटी में जो हमने क्वेश्चन भी कराया, कौन से आए हैं बोर्ड में। तो हाइड्रोजन गैस पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये निगेटिव, इस पे नेगेटिव होता है कैथोड पे, तो ये कैथोड पे मिलेगा। इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है एनोड, तो ये एनोड पे मिलेगा। और रेशियो इसका पूछा गया था, तो रेशियो इसका कितना होता है? एटॉमिक रेशियो तो 2:1 होता है, और मास रेशियो देखोगे तो बदल जाएगा, है ना, तो 2:16 यानी 1:8 आ जाएगा। एटॉमिक पूछा गया था तो 2:1 आएगा, क्योंकि दो भाई वाटर में देखो दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, इसलिए 2:1 लिखा जाता है। हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, तो 2:1 लिख देते हैं, है ना। चलो अगला NaCl वाला वही खेल है, तो ये भी इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन के द्वारा मिलता है। सोडियम मिलेगा, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता तो कैथोड पे मिलेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल बेटा बताओ? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन के। अगला फोटोलिटिक डीकंपोजिशन याद कर लो बेटा। अगर ये सनलाइट पड़ती है तो फोटोलिसिस हो जाती है, टूट जाना। लिसिस मतलब होता है टूट जाना। तो AgCl की रिएक्शन अगर Ag से कराओगे तो AgCl को अगर जो सनलाइट की प्रेजेंस, यहाँ HNU दिखा सकते हो या लिख सकते हो सनलाइट, ठीक है, तो बनेगा Ag, जिसका ग्रेइश कलर हो जाता है, और ये क्लोरीन गैस बनती है जिससे एलोइस ग्रीन कलर होता है। याद रखना है, क्लोरीन गैस का कैसा कलर होता है? एलोइस ग्रीन। और AgBr लोगे तो ये पेल येलो कलर होता है, लेकिन जब हम लोग इसको सनलाइट में रखते हैं चाइना डिश में, तो ग्रेइश मतलब मटमैला हो जाता है और रेड ब्राउन कलर Br2 का बनता है। ठीक है, एक चाइना डिश आती है, चाइना डिश में आप जो है सिल्वर क्लोराइड को रख देना, तो क्या होगा? ये ग्रे कलर का हो जाएगा और एलोइस कलर की जो है गैस बनेगी। इसमें रेड ब्राउन गैस बनेगी, बाकी ये भी ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेइश व्हाइट मतलब मटमैला, मिट्टी की तरह हो जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बेटा याद रखना किसके हैं? फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। अब हम लोग पता कैसे करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिविटी? तो देखो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चलो टेबल देख लो, अच्छा एक बार फिर इसको बता दे रहा हूँ मैं, अभी फट से वो हो जाएगा। टेबल देख लो यहाँ पे, ये है टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल है बेटा। ठीक है, आप देख लो, सबसे मोर रिएक्टिव पोटेशियम है,
फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम कम है उससे, एल्यूमिनियम और कम, जिंक और कम। नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घट रही है। सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है गोल्ड, इसीलिए इस पे देखो कोरेजन वगैरह जल्दी नहीं लगता है, रस्ट वगैरह नहीं लगती है। सिल्वर, तो ये गोल्ड जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसमें जो है मेटल सीरीज में याद करने का तरीका मैंने बताया था। का से मतलब पोटेशियम, कमल ना, ना मतलब सोडियम। कमलनाथ का मालिक आलू जान कर फेंका, नीचे सुनो प्रभात है कौन, होंगे आगे आए। याद आया? इसको मैंने बता चुका हूं। कमल, का से क्या जो है पोटेशियम होगा, ठीक है। कमलनाथ का मालिक आलू जान कर फेंका, नीचे सुनो प्रभास, या प्रभास लिख दो, प्रभास है कौन, होंगे आगे आए। आए मतलब गोल्ड, AU, ठीक है। तो कमलनाथ का मालिक आलू जानकर फेंका, नीचे सुनो प्रभात है कौन, होंगे आगे आए, ठीक। का से पोटेशियम, ना से सोडियम, का से कैल्शियम, मा से मैग्नीशियम, आ से एल्यूमिनियम, जा से जिंक, का से क्रोमियम, फेंका मतलब आयरन, नीचे मतलब निकिल, एसेंट, पीबी लेड होता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ऐसे याद कर लो। तो जो ऊपर होते वो मोर रिएक्टिव होते, जो नीचे होते वो लेस रिएक्टिव होते। तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। कमलनाथ का मालिक आलू जानकर फेंका, नीचे सुनो प्रभात है कौन, होंगे आगे आए। आए मतलब गोल्ड, आए मतलब गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो भाई सब लोग ज्यादा। कमलनाथ का मालिक आलू जानकर फेंका, नीचे सुनो प्रभात है कौन, होंगे आगे आए, ठीक है। देखो इधर आयरन है और कॉपर सल्फेट है। अब देखो कौन, आयरन मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। क्यों? कमलनाथ का मालिक आलू जानकर फेंका, तो फे मतलब फेंका मतलब क्या बताया, आयरन। नीचे सुनो प्रभात है कौन, कौन मतलब कॉपर नीचे है ना। तो या फिर क्या करेगा, ग्रे कलर का होता है, ये सारा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा FeSO4, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, कॉपर अलग हो गया, बन गया FeSO4, ग्रीनिश कलर का होता है। फिर जिंक की रिएक्शन करा दो कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के साथ चला जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ भी है ना, कलरलेस हो जाता है इसका कलर। FeSO4 का कलर याद रखना इसके, ठीक है। वैसे कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में ब्लू कलर का होता है। चलो ग्रीनिश कलर हो गया, अगला आ जाओ। अगर मान लो लेड की रिएक्शन CuCl2 से, तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा, PbCl2 बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ये सब रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करा तो नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर की रिएक्शन अगर AgNO3 से करा दे, कॉपर होता है बेटा रेड ब्राउन, ये कलरलेस होता है। रिएक्शन कराओगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा जो ब्लू कलर का होगा, और Ag डिस्प्लेस हो गया। देखो क्योंकि कॉपर जो रिएक्टिव होता है किससे, सिल्वर से, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एक कलर जरूर याद रखना। अगला थोड़ा कलर याद रखो, ये टेबल बता ही दिया इसका यूज कहाँ होता है। अगला आ जाओ, अब आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चला डबल मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो those reaction in which the new compounds are formed by mutual exchange of ions between the two का, म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखो बेटा, एक है सोडियम सल्फेट, एक है बेरियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम भागेगा इनके आयन के साथ, बेरियम इनके आयन के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव होता तो निगेटिव के साथ जाएगा, ये पॉजिटिव होता तो ये निगेटिव के साथ जाएगा। तो BSO4 बनेगा, व्हाइट PPT, और NaCl नमक बन जाएगा। ऐसे इसमें देखो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से, तो लेड भागेगा आयोडीन के साथ में, नाइट्रेट भागेगा पोटेशियम के साथ में, तो बना लेगा क्या, लेड आयोडाइड, LOPPT बनता है इसमें बेटा, और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, LOPPT याद रखना। कॉपर सल्फेट में अगर H2S गैस पास करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सड़े हुए अंडे जैसे इसमें लाती है, इसमें तो कॉपर जाएगा सल्फाइड के साथ, तो बनाएगा CuS कॉपर सल्फाइड, और H2SO4 बन जाएगा, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो ये सोडियम भाग गया इसके साथ, और ये सल्फेट भाग गया इसके साथ, तो इसका मतलब डबल, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयन का, आपस में आयन का एक्सचेंज हुआ, तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आ जाओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बता देना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले।
रिडक्शन उल्टा होता है बेटा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन जुड़े तो रिडक्शन, या ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन। ठीक है, अब कुछ टर्म है समझ लेते हैं अच्छे से। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन लिखा भी है, देखो लिखा है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द, या हाइड्रोजन निकल जाए, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ कार्बन अकेला है, इसको ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बना लेगा CO2, है ना। यहाँ अकेला था, प्रोडक्ट में बच गया तो मिल गया, क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो कॉपर अकेला था, जब यहाँ पहुंचा तो ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ HCl देखो, यहाँ क्लोरीन के पास H है और जब यहाँ पहुंचा तो H गायब, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगला आ जाओ बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन मैंने अभी बता दिया था उल्टा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे H2O, देखो H2O से देखो यहाँ पर गया तो ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे Cl2 यहाँ अकेला है, यहाँ पहुंचा तो H मिल गया, H मिल गया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या जो है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। समझ गए। अगला देखो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। बहुत सिंपल है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। दोज रिएक्शन व्हिच ऑक्सीडाइज एंड आल्सो एज वेल एज रिड्यूस्ड, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसे हम कहते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो बेटा, ZNO की रिएक्शन कार्बन से करा दो तो ध्यान से देखो, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, देखो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इधर आ जाओ, जिंक यहां पर ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा कि नहीं हो रहा, बताओ भाई। ऐसे नीचे में भी आप लोग बताइए कमेंट करके। एक आपको और समझा दे थोड़ा सा रिएक्शन अच्छे से, रेडॉक्स रिएक्शन एक चीज और समझ लो बेटा बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे अगर ZNO की रिएक्शन कार्बन से हो रही है तो बनेगा CO बनेगा और ZN बनेगा। डन। देखो ये देखो यहां पर ऑक्सीजन है, जब यहां पहुंचा ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहो या बेटा रिड्यूस्ड कहो, एक ही चीज होता है। एक बार अगेन, रिडक्शन कहो या रिड्यूस्ड कहो, एक ही चीज होता है। ठीक है, यहां कार्बन अकेला था, इसको ऑक्सीजन मिल गया, हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहो या ऑक्सीडाइज्ड कहो, एक ही चीज होता है बेटा। ऑक्सीडेशन कहो या ऑक्सीडाइज्ड कहो, एक ही चीज होता है। ठीक है, समझ गए नहीं। रिडक्शन कहो या रिड्यूस्ड कहो, ऑक्सीडेशन कहो या ऑक्सीडाइज्ड कहो, एक चीज होती है। जिसका रिडक्शन होगा वो काम करेगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जिसका रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जिसका रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देखो बेटा कैसे, देखो ये खुद तो रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग, ये इनके लिए ऑक्सीडाइज होगा। किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन एक काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं लेकिन इसको रिड्यूस कर रहे हैं। देखो इसका रिडक्शन हो भी रहा है ना। जैसे तुम खुद पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन दूसरे को नहीं करने दे रहे हो, तो जो हम काम करेंगे वो दूसरों को नहीं करने। जैसे मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं तो दूसरे को रिड्यूस करूंगा, तो मैं काम किसकी तरह करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इतना याद रखना। डन। तो आप समझ गए हो, इसमें करके कर लेना, आप लोग कर लोगे। ओके, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वही लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन ये आपको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगला है, हाँ, तो यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपको बताना कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस। देखो बेटा क्वेश्चन चेक करो फटाफट।
देखो लिखा आइडेंटिफाई द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, बताना है। देखो बेटा यहाँ सोडियम है, अकेला है, यहाँ पहुंचा ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अगला इसमें बताओ CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पहुंचा ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस्ड हो रहा है। और H2 जा रहा है H2O में, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, पहचान लोगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, है ना, उल्टा होता, ध्यान रखना ये चीजें। चलो इसमें भी आपको क्वेश्चन बताना कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, कर लोगे। देखो भाई यहाँ पर देखो H2S है बेटा, ये सल्फर में जाएगा, तो हाइड्रोजन था, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा। ठीक, अब Cl2 देखो यहाँ अकेला, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस्ड हो रहा। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आ जाओ इसमें MnO2, देखो बेटा MnO2 जा रहा है Mn में, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ गायब, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, बताओ भाई, यहाँ ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस्ड हो रहा है। तो नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पूछा। अच्छा ठीक, तो HCl देखो कहाँ जा रहा है बेटा, HCl जा रहा है Cl2 में, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन गायब, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ HCl लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड। MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा बेटा, तो देखो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो MnO2 होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो बेटा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो काम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ हो जाएगा HCl, और रिड्यूस्ड भी HCl ही हो रहा है ना। बताओ, नहीं सॉरी रिड्यूस्ड नहीं हो रहा, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है भाई, रिड्यूस्ड नहीं हो रहा बाबा, क्यों, रिड्यूस्ड तो हो रहा है, ये हो रहा है ना, क्योंकि पहले पूछा था नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो HCl, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूस्ड पूछा है तो बेटा आएगा MnO2। ठीक, देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो देखो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी देखो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तब देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है HCl, है ना। ये होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, देखो आना चाहिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहचान में। चलो आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ये दो, बताना करके। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला रिएक्शन है बेटा केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक होती है बेटा इंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें हीट दी जाती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। और जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे इंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो देखो यहाँ इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जिसको हीट की जरूरत होती है, लाइट के फॉर्म में, और किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो जितनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हो आप 3 टाइप की, वो सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल जो होंगे वो सारे के सारे इंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। डन। चलो अगला आ जाओ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है बेटा जिसमें हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। जैसे कोई नेचुरल गैस को जला दो आप, मीथेन को जलाओगे तो हीट रिलीज होगी, कार्बन को जलाओगे हीट रिलीज होगी। रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि रिस्पिरेशन में भी बेटा फूड को जलाया जाता है, खाना। तो अगर आप ग्लूकोज को जलाओगे तो कौन सी गैस बनेगी, CO2 और वाटर, साथ में एनर्जी बनेगी। तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ग्लूकोज को जलाओगे तो CO2 वाटर प्लस एनर्जी मिलेगा। डन। बोलो भाई, रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती बेटा। अगला इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ। तो देखो बेटा एक है आपका ऑक्सीडेशन कोरेजन, एक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी सिलेबस में नहीं है आपके, कोरेजन यहाँ पर तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन आगे मिलेगा मेटल नॉन मेटल में, इसलिए मैं यहाँ भी पढ़ा दे रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, रेंसिडिटी नहीं पढ़ना है, ऐसे बता दूंगा ओरल। तो देखो कोरेजन क्या होता है, जंग लगना, है ना। इट इज द प्रोसेस इन द मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड। अगर आप कोई मेटल जो है आयरन वगैरह मॉइस्चर में, एसिड में डाल दो थोड़े दिन के लिए, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो उसमें जंग लगने लगती है, रस्ट, उसी को हम लोग कहते हैं कोरेजन। ड्यूरिंग द कोरेजन आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द ऑक्सीजन एयर के द्वारा, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड थर्ड ऑक्साइड कॉल्ड द रस्ट। इसका फार्मूला अभी बताया था मैंने, Fe2O3
इसमें देखो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए वो थर्ड लिखा है Fe2O3.XH2O। ये हाइड्रेटेड, ये रस्ट का फार्मूला है, याद रखना Fe2O3.XH2O। अगला आ जाओ, यहाँ पे लिखा फार्मूला देखो बेटा, Fe में O2 वाटर मिल करके ये रस्ट बना देते हैं, ये फार्मूला है रस्ट का। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर पे देखोगे ब्लैक कोटिंग आ जाती है, वो भी क्या है, रस्टिंग है। ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आ जाती है, वो भी क्या है, रस्टिंग है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, रस्टिंग, ग्रीन कोटिंग कॉपर की, ठीक है। अब आ जाओ प्रिवेंशन कैसे करते हैं बेटा, बचाते हैं हम कैसे, पेंटिंग करके, पेंट कर देते हैं आयरन पर, जिससे क्या होता है, पेंट कर दोगे तो पेंट जो है कि जो ऑक्सीजन होगी वो पेंट से रिएक्ट करेगी, आयरन आपका बच जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रिवेंटिव अप्लाई, ग्रीस करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंटिव है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन बेटा जिंक की कोटिंग की जाती है। जैसे कोई मेटल है आयरन का, ये देखो इस पे जिंक का लेप चढ़ा दो तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा इसके ऊपर एक, ऐसे है ना, जिससे अंदर जो आयरन होगा वो सेफ रहेगा। डन, उसके ऊपर एक लेयर, क्योंकि जिंक तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, तो अंदर का मेटल सुरक्षित रहेगा, समझे नहीं, क्योंकि ऊपर लेयर बनाएगा ना, ये जिंक ऑक्साइड की लेयर जो होगी वो आयरन के ऊपर बनेगी। अगला, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखना, गैल्वेनाइजेशन जिंक की कोटिंग को कहते हैं। अगला, रेंसिडिटी सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड जो है बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, स्मेल आने लगती है। जैसे आप देखोगे चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि वो रेंसिड ना हो, खराब ना हो। तो रेंसिडिटी को बचने के लिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, जल्दी खराब ना हो, है ना, वो नुकसान करेगा। रेंसिडिटी रिड्यूस द कीपिंग द फूड, रेफ्रिजरेटर में फूड रख देते हैं। बाकी हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिशॉल, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सीटालवीन, लेकिन ये टॉपिक है नहीं रेंसिडिटी वाला, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपको करना है तो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, एमसीक्यू करा रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो ये 1 शॉट है, इससे क्या होता है, एक बार देखोगे तो पूरा आपके जो है दिमाग में भर जाएगा, ठीक है, क्या आपका पूरा ओवरव्यू आ जाएगा दिमाग में। तो आप जो है 1 शॉट में तुरंत, मतलब आप तुरंत 1 घंटे वीडियो देखा, फट से 45-50 मिनट का वीडियो होगा, जो भी होगा आप देखोगे, फट से तुम्हारा पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ना है, पढ़ना अपने नोट्स से ही, जो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए, तो इसको देखोगे तो ऐसे तो आपको सब रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एनडीएस क्लास में बने रहिए। मैं अगला वीडियो लेक्चर जल्द ही लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।